मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पहली बार जुड़े हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हमारा जो है रीट का सिलेबस चल रहा है और रीट के सिलेबस में हिंदी और संस्कृत की शिक्षण विधियां एक साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। साथियों, आपको अलग से कहीं भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। साथियों, किसी के कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं पूरा कोर्स आपका कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो चलिए, आज पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर छठे नंबर की शिक्षण विधि। जो शिक्षण विधियां हम लोग पढ़ रहे हैं वो है व्याकरण की शिक्षण विधियां, अर्वाचीन प्राचीन शिक्षण विधियां। देखिएगा, छठे नंबर की शिक्षण विधि है भाषा संसर्ग या अव्याकृति विधि। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात तो इसके प्रतिपादक आपको याद रखना है। भाषा संसर्ग या अव्याकृत विधि के जो प्रतिपादक है वो है हर्बर्ट स्पेंसर। क्या नाम है? हर्बर्ट स्पेंसर। तो आपको एक तो ये सब पहला क्वेश्चन यही बन जाता है। दूसरी बात आती है, बालक परिवार में रहकर नियमों को सीखे बिना ही मातृभाषा को सीख लेता है। बालक जो है परिवार में रहकर नियमों को सीखे बिना ही मातृभाषा को सीख लेता है। तो साथियों, ये भी बहुत बड़ी बात है। नियमों को सीखने की जरूरत नहीं और मातृभाषा को सीख गया, तो ये भाषा ससर्ग विधि में अव्याकृत विधि की बात है, जहां व्याकरण की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आगे बात है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब कोई बालक नियमों को सीखे बिना ही संस्कृत या हिंदी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह भाषा संसर्ग या अव्याकृत विधि कहलाती है। कहने का मतलब वही हुआ कि कोई नियम हम लोग नहीं सीख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें भाषा का ज्ञान हो जाता है, तो वही साथियों भाषा संसर्ग या अव्याकृत विधि कहलाती है। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि हमें कोई नियम वियम पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाषा को ऐसे भी सीखा जा सकता है, ऐसा भाषा संसर्ग अव्याकृत विधि में कहा गया है। चले आगे बात करते हैं साथियों। देखिए, इस विधि के समर्थकों के अनुसार भाषा शिक्षण के लिए व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता नहीं मानी गई है। बिल्कुल सही बात है। किस विधि के अनुसार? भाषा संसर्ग विधि के अनुसार। आगे देखिए, इस विधि में शिक्षक अलग से कोई व्याकरण नहीं पढ़ाता है, अपितु वह छात्रों को व्याकरण की श्रेष्ठ पुस्तकों के नाम बता देता है। छात्र अपने स्तर पर ही उन पुस्तकों का अध्ययन करके भाषा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये बात है साथियों। आगे बात करेंगे, इस विधि के प्रयोग से बालकों के भाषण में स्पष्टता एवं मौलिकता आ जाती है। तो याद रखना साथियों, भाषा संसर्ग विधि अव्याकृत विधि के प्रयोग से बालकों के भाषण में, बालकों के बोलने में स्पष्टता आ जाती है एक तो, और एक मौलिकता आ जाती है। ये आपको याद रखना है। आगे है तुरंत पुष्टि, यानी कि फीडबैक प्राप्त नहीं होना इस विधि का प्रमुख एक बहुत बड़ा दोष है। तुरंत फीडबैक प्राप्त नहीं होता, इस विधि का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। ये आपको ध्यान रखने हैं साथियों। आगे बात करते हैं, इस विधि के अनुसार व्याकरण भाषा का अनुगामी है। भाषा के बाद व्याकरण का जन्म हुआ है। भाषा अभ्यास और व्यवहार से आती है, व्याकरण पढ़ने से नहीं आती। ये विधि ये कहती है कि भाषा के बाद में व्याकरण का जन्म हुआ है, यानी कि भाषा जो है अभ्यास से आती, व्यवहार से आती है, व्याकरण पढ़ने से नहीं आती। ऐसा भाषा ससर्ग विधि या अव्याकृत विधि कहती है। आगे बात करते हैं, इस विधि के अनुसार व्याकरण भाषा के नियमों उपनियमों का संग्रह मात्र है और उसका शिक्षण निरस और शुष्क है। बालक प्रारंभिक अवस्था में जो भाषा सीखता है वह श्रवण अनुकरण और अभ्यास से सीखता है, व्याकरण द्वारा नहीं सीखता। मतलब ये विधि कुल मिला के बात ये है, व्याकरण का महत्व देती ही नहीं है। भाषा संसर्ग विधि की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि ये विधि ये कहती है कि जो बालक जो प्रारंभिक अवस्था में भाषा सीखता है वो सुनने से, अनुकरण करने से, अभ्यास करने से सीखता है, न कि व्याकरण से सीखता है। आगे सुनिएगा बात, इस विधि के समर्थक ये तर्क देते हैं कि व्याकरण ज्ञान से रहित अनेक व्यक्ति अच्छे साहित्यकार, लेखक, वक्ता और कवि हो जाते हैं। इस विधि के समर्थक ये तर्क देते हैं कि
व्याकरण ज्ञान से रहित अनेक व्यक्ति भी अच्छे साहित्यकार, लेखक, वक्ता और कवि हो जाते हैं जिनको नहीं होता व्याकरण का ज्ञान। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी नवीन भाषा सीखने के इच्छुक विद्यार्थी को किसी ऐसे कुशल वक्ता के पास भेजना चाहिए जो नवीन भाषा को व्याकरण की दृष्टि से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध बोलता हो, अथवा उसे कोई ऐसी पाठ्य पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए जो नवीन भाषा के व्याकरण के अनुसार शुद्ध लिखी गई हो। तो कुल मिला के बात यह है कि भाषा ससर्ग विधि ये कहती है कि भाषा को सीखने के लिए व्याकरण की जरूरत नहीं है। बालक जो प्रारंभिक अवस्था में भाषा सीखता है वो अनुकरण से, श्रवण से सीखता है साथियों, अभ्यास से सीखता है। ऐसा भाषा ससर्ग विधि या फिर अव्याकृत विधि कहती है साथियों, प्राचीन विधियों में गिनी जाती है। इसके जो प्रतिपादक है वो है हर्बर्ट स्पेंसर। आगे बात करेंगे साथियों, अब विधि आती है 7वें नंबर पर, समवाय विधि, जिसे हम लोग सहयोग विधि भी कहते हैं, साहचर्य विधि भी कहते हैं। याद रखना साथियों, समवाय विधि, सहयोग विधि, साहचर्य विधि एक ही बात है। देखिएगा, यह व्याकरण शिक्षण की अर्वाचीन विधि है, अर्वाचीन विधि मानी जाती है। समवाय विधि, सहयोग विधि, साहचर्य विधि को व्याकरण शिक्षण की अर्वाचीन विधि मानी जाती है। अर्वाचीन मतलब आधुनिक विधि, अर्वाचीन का मतलब क्या होता है, आधुनिक होता है, ठीक है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाता है। समवाय विधि में जो पाठ्य पुस्तक जब वो पढ़ा रहा होता है तो अलग से कोई व्याकरण का ज्ञान नहीं देता है वो। कौन सी विधि में, समवाय विधि में। समवाय का मतलब होता है एक साथ, एक साथ काम करना, यानी कि पाठ्य पुस्तक के साथ ही व्याकरण को पढ़ा देना। तो ये होता है समवाय, एक साथ, ठीक है ना। तो अलग से कोई व्याकरण इसमें ज्ञान नहीं देता है शिक्षक। गद्य या पद्य पाठ पढ़ाने के दौरान ही यदि व्याकरण से संबंधित कोई अंश आ जाता है एवं शिक्षक उसी समय उसके नियम का ज्ञान बालकों को करवा देता है तो उसे हम लोग सहयोग विधि या समवाय विधि या साहचर्य विधि कहते हैं। तो याद रखना साथियों ये बात, यानी कि सहयोग समवाय विधि में व्याकरण का ज्ञान जो है पढ़ाते समय पाठ्य पुस्तक के साथ ही दे दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण है, आई एम टू गो होम, आई एम टू गो होम, मैं घर जाता हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना पड़ता है। तो नियम क्या कहता है, ये नियम बता दिया साहब आपने। सब्जेक्ट इज एम आर, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ओ, अब ना है, नी है, ने है, ठीक है। इसी तरह से फिर दूसरा नियम बता दिया, तीसरा बता दिया, चौथा बता दिया, पांचवा नियम बता दिया, ठीक है। अब इस प्रकार इस विधि के प्रयोग से बालक न तो व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, साथ ही पढ़ाए जा रहे पाठ का रस या आनंद भी समाप्त हो जाता है। तो एक साथ सारी चीजें पढ़ाते हैं तो वो मामला गड़बड़ हो जाता है मित्रों। ये विधि आधुनिक शिक्षा के निम्नलिखित 4 सिद्धांतों पर कार्य करती है। ये जो विधि है वो आधुनिक शिक्षा के 4 सिद्धांतों पर कार्य करती है। तो थोड़ा सा इस विधि में निरस्ता आ जाती है बच्चे के लिए। तो आगे बात करेंगे हर्बर्ट स्पेंसर का सहसंबंध सिद्धांत। देखो 4 सिद्धांतों पर कार्य करती है। एक तो है हर्बर्ट स्पेंसर का सहसंबंध सिद्धांत, दूसरा है जॉन डीवी का सामंजस्यकरण का सिद्धांत, जॉन डीवी का। याद रखना साथियों, सहसंबंध का सिद्धांत किसने दिया, हर्बर्ट स्पेंसर ने। जॉन डीवी का है सामंजस्यकरण का सिद्धांत। फ्रोबेल का जीवन फ्रोबेल का सिद्धांत है जीवन केंद्रीय शिक्षा का सिद्धांत। महात्मा गांधी का है बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत। इन 4 सिद्धांतों पर साथियों समवाय विधि जो है कार्य करती है। सहसंबंध का सिद्धांत यानी कि एक के साथ दोनों का आपने ज्ञान दे दिया, व्याकरण के साथ ही आपने पुस्तक का, पुस्तक के साथ ही व्याकरण का। तो ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं। सामंजस्यकरण का सिद्धांत, दोनों में सामंजस्य बिठाया आपने, जॉन डीवी कहते हैं। जीवन केंद्रीय शिक्षा का सिद्धांत फ्रोबेल ने कहा है। बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत महात्मा गांधी ने कहा। तो ये 4 सिद्धांतों पर कार्य करती है समवाय विधि, याद रखना मेरे मित्रों। चलिए आगे बात करते हैं, आधुनिक विधि मानी जाती है ये। 8वें नंबर पर आती है अर्थ अवबोधन या वाद विवाद विधि, अर्थ अवबोधन या फिर वाद विवाद विधि। तो याद रखिए, अवबोधन का शाब्दिक अर्थ होता है समझना। अवबोधन का अर्थ क्या होता है, समझना। अर्थात इस विधि के अंतर्गत बालक सूत्रों को रटने की अपेक्षा उसके सही अर्थ को समझने का प्रयास करता है।
अर्थ का अवबोधन करना, यानी कि अर्थ को वो समझने की कोशिश करता है, वो सूत्रों को रटता नहीं है, वो उनको समझने की कोशिश करता है। अर्थ अवबोधन का मतलब वाद विवाद भी होता है, यानी कि वो आपस में डिस्कस करके भी वो उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम लोग अर्थ अवबोधन को वाद विवाद विधि भी कह देते हैं साथियों। चलिए आगे बात करते हैं। कोई अर्थ समझने में नहीं आने पर वह अपने साथियों अथवा शिक्षक से परिचर्चा भी करता है। कोई अर्थ समझ में नहीं आने पर वह अपने साथियों अथवा शिक्षकों से परिचर्चा भी कर लेता है। इस विधि के प्रयोग से बालकों में तर्क एवं चिंतन शक्ति का भी विकास होता है। यानी कि वाद विवाद विधि से आपने देखा होगा, जब कोई भी वाद विवाद किया जाएगा, निष्कर्ष पे पूछा जाएगा, तो तर्क और चिंतन का विकास तो होना ही होना है मित्रों। अब आगे बात करेंगे। यास्क ने स्वरचित निरुक्त ग्रंथ में अर्थ को समझने के लिए शब्दों का स्पष्टीकरण किया। पतंजलि के द्वारा भी अर्थ को कंठस्थीकरण करने पर बल दिया। पाणिनि ने भी पाणिनि ने भी अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो अर्थ अवबोधन से संबंधित थे। जैसे प्राकथन। प्राकथन मतलब इसका अर्थ होता है त्वरित स्फुरित विषय पर मौखिक निरूपण करना। प्राकथन मतलब इसका क्या अर्थ है? त्वरित स्फुरित विषय का मौखिक निरूपण करना। प्राकथन तभी संभव होता है जब छात्र विषय को पूर्णतया समझ लेता है, वो तो प्राकथन होता है। पर पाणिनि की बात कर रहे हैं हम लोग। भाषण। भाषण क्या होता है? विषय का सम्यक स्पष्टीकरण करना भाषण कहलाता है। सम्यक बोध। सम्यक बोध क्या होता है? विषय वस्तु का पूर्ण रूपेण अर्थ सहित ज्ञान प्रदान करना। विषय वस्तु का पूर्ण रूपेण अर्थ सहित ज्ञान प्रदान करना, तो सम्यक बोध कहलाता है। आगे है प्रतिश्रवण। प्रतिश्रवण क्या होता है? प्रतिश्रवण किसी ज्ञान चर्चा का श्रवण यानी कि सुनना, एवं श्रावण यानी कि सुनाना ही प्रतिश्रवण कहलाता है। किसी ज्ञान चर्चा को सुनना और सुनाना ही प्रतिश्रवण कहलाता है, श्रवण कहलाता है। आगे है जिज्ञासा वर्ती। किसी भी वस्तु के ज्ञान की सतत इच्छा ही जिज्ञासा वर्ती कहलाती है। तो इन सारी बातों को पाणिनि ने इन सारे शब्दों का प्रयोग किया था उनके ग्रंथ में। वाद विवाद विधि की बात हम लोग कर रहे हैं। उपयुक्त पांचों तत्व वाद विवाद पद्धति के द्योतक हैं। इस प्रकार रटे बिना केवल समझकर व्याकरण सीखना ही अर्थबोधन या वाद विवाद विधि कहलाती है। बिना रटे ही व्याकरण को सीखा जा सकता है, बस समझने की जरूरत है। इसे ही अर्थ अवबोधन या वाद विवाद विधि कहते हैं। चले आगे बात करते हैं। 9वें नंबर पे आ जाती है विधि अन्वय व्यतिरेक विधि। कौन सी विधि है? अन्वय व्यतिरेक विधि। देखिएगा, इस विधि को प्रकृति प्रत्यय विधि के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? प्रकृति प्रत्यय विधि के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी विधि को? अन्वय व्यतिरेक विधि। व्याकरण पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक बालकों को शब्द की उत्पत्ति अर्थात रचना, उपसर्ग धातु, मूल शब्द, प्रत्यय आदि का ज्ञान करवाता है, तो वो अन्वय व्यतिरेक विधि कहलाती है। व्याकरण पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक बालकों को शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी रचना कैसे हुई, उपसर्ग धातु, मूल शब्द, प्रत्यय इत्यादि का ज्ञान करवाता है, तो अन्वय व्यतिरेक विधि कहलाती है। देखिए उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बात अन्वय व्यतिरेक विधि से सीखी जाती है। आगे बात करेंगे। व्याकरण शिक्षण के लिए इस विधि का अलग से स्वतंत्र प्रयोग नहीं करके अन्य विधियों के साथ जोड़कर संयोगात्मक रूप में ही किया जाता है। व्यतिरेक विधि में दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी करवाया जाता है। जो व्यतिरेक विधि है उसमें दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी करवाया जाता है साथियों, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगली बात आती है इस विधि में, अन्वय व्यतिरेक विधि की बात कर रहे हैं, इस विधि में मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। दोनों में कुछ ना कुछ कंसर्ट होता है, दोनों को जोड़ के पढ़ा जाता है। इसके अनुसार भाषाई कौशलों का अर्जन और अभ्यास अधिक उपयोगी माना जाता है। तो भाषा व्यतिरेक विधि की बात हमने करी।
अगली विधि आती है साथियों पाठ्य पुस्तक विधि, 10वें नंबर की पाठ्य पुस्तक विधि, जिसे हम लोग सुग्गा विधि भी कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है साथियों। पाठ्य पुस्तक विधि को सुग्गा विधि भी कहते हैं। ये विधि अर्वाचीन विधियों में आती है, अर्थात ये विधि जो है एक आधुनिक विधियों में आती है। क्या कहते हैं इसको? आधुनिक विधियों में आने वाली विधि है पाठ्य पुस्तक विधि, जिसको हम लोग सुग्गा विधि भी कहते हैं। चलिए, ये विधि व्याकरण शिक्षण की अर्वाचीन विधियों में शामिल की जाती है। इसे तू पढ़, क्या बोलते हैं, तू पढ़ विधि भी कहते हैं, सुग्गा विधि भी कहते हैं। आगे, प्रत्येक कक्षा में संस्कृत हिंदी भाषा के लिए ये विधि निर्धारित पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक पाठ के अंत में अथवा पुस्तक के अंत में भाषिक सामग्री दी हुई होती है। इस भाषिक सामग्री में व्याकरण से संबंधित बिंदु, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप इत्यादि अथवा प्रश्न दिए जाते हैं। आगे बात करते हैं साथियों, जब कोई शिक्षक उक्त भाषिक सामग्री के आधार पर व्याकरण का ज्ञान करवाता है तो पाठ्य पुस्तक विधि कहलाती है। जब कोई शिक्षक उक्त भाषिक सामग्री के आधार पर अगर व्याकरण का ज्ञान करवाए तो उसे पाठ्य पुस्तक विधि कहते हैं। इस विधि के प्रयोग से बालकों को संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान प्राप्त नहीं होकर के सीमित ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके कारण यह विधि भी व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस विधि के प्रयोग से बालकों को संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान प्राप्त नहीं होकर सीमित ज्ञान ही प्राप्त होता है, जिसके कारण ये विधि भी व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आगे बात करेंगे, आरंभ में इस विधि का प्रयोग अंग्रेजी व्याकरण शिक्षण के लिए किया गया था। अंग्रेजी में इस विधि के प्रतिपादक कमेनियस को माना जाता है। देखिएगा, बात करेंगे आगे, संस्कृत व्याकरण में इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर वेस्ट के द्वारा किया गया था, जिसके कारण संस्कृत में डॉक्टर वेस्ट इसके जनक माने जाते हैं। आगे है, संस्कृत से ही धीरे धीरे हिंदी में इसका प्रयोग होने लगा। यह विधि भी रटने पर अधिक बल देती है, जिसके कारण इस विधि को सुग्गा विधि कहा जाता है। रटने पर अधिक बल देती है, इसलिए पाठ्य पुस्तक विधि को सुग्गा विधि कहते हैं। अगली विधि आती है मेरे मित्रों व्याख्या विधि। कौन सी विधि आती है? व्याख्या विधि। व्याख्या विधि क्या होती है? इस विधि को व्याख्यान विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक भाषण यानी कि वाचक के माध्यम से अपना शिक्षण कार्य करवाता है, जिसके कारण इसे प्रवचन विधि भी कहते हैं। शिक्षक कक्ष में आते ही अपनी विषय वस्तु से संबंधित भाषण देना आरंभ कर देता है एवं छात्र उसे ध्यान पूर्वक सुनते हैं। आगे है, इस विधि में शिक्षक ही शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है। व्याख्या विधि में जो भी चलती है, सब जगह विधि चलती है अभी, पाठ्य पुस्तक और व्याख्या विधि, जिसके कारण इस विधि को शिक्षक या फिर अध्यापक केंद्रित विधि भी कहा जाता है, व्याख्या विधि को। आगे बात करते हैं, शिक्षक के दृष्टिकोण से ये एक श्रेष्ठ विधि मानी जाती है, क्योंकि इस विधि से शिक्षक कम समय में अधिक विषय वस्तु पढ़ा सकता है एवं एक साथ अधिक संख्या में छात्रों को शिक्षण कार्य भी करवा सकता है। आगे करते हैं, छात्रों के दृष्टिकोण से ये विधि अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि इस विधि में छात्र यानी कि जो श्रोता है वो नाम मात्र के बनकर के निष्क्रिय होकर के बैठे हुए होते हैं। व्याख्या विधि वैसे छात्रों के दृष्टिकोण से सही नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी यूज होती है। आगे है, बाइनिंग एवं बाइनिंग की परिभाषा प्लीज आप ध्यान रखिएगा। महोदय के अनुसार बाइनिंग और बाइनिंग महोदय के अनुसार उच्च स्तर पर गद्य, उच्च स्तर पर शिक्षण, गद्य पद्य व्याकरण इत्यादि के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है, ऐसा बाइनिंग कहते हैं। व्याकरण शिक्षण में इस विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक निम्न 4 चरणों से गुजरता है। सबसे पहले वो क्या करता है? चर्चा करता है। इसके अंतर्गत शिक्षक पढ़ाए जा रहे सूत्र का विग्रह या विश्लेषण करके वो बताता है साथियों। तो जैसे ये सूत्र है तो इसका उसने विश्लेषण करके बता दिया। पहले उसने चर्चा करी, दूसरे बाद में जब चर्चा करने के बाद में वो उदाहरण देगा, फिर उदाहरण दे दिए उसने, उदाहरण देने के बाद में वो क्या करेगा मित्रों, फिर उसको प्रत्यु उदाहरण देगा। उदाहरण देने के बाद में इसके अंतर्गत शिक्षक को उस सूत्र से संबंधित को और अन्य उदाहरण देगा। फिर क्या करेगा चौथे नंबर पर? वाक्य अध्याहार। यदि पढ़ाए जा रहे सूत्र से संबंधित कोई शब्द या पूर्व या पीछे पठित सूत्रों से लिया जाना हो तो उसे वाक्य अध्याहार कहा जाता है। साथियों, आगे पीछे से कोई भी शब्द लिया जाता है तो उसे वाक्य अध्याहार कहा जाता है। फिर देखिए, व्याख्या या व्याख्यान विधि के प्रमुख पद या चरण या सोपान। व्याख्या
या फिर व्याख्यान विधि के प्रमुख पद या चरण या सोपान कौन कौन से हैं। तो व्याकरण शिक्षण के अलावा गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण इत्यादि में भी व्याख्या विधि का प्रयोग किया जाता है। व्याख्या इस विधि का प्रयोग करते समय एक शिक्षक को निम्न 5 चरणों से गुजरना होता है। अब 5 चरण इसमें कौन कौन से साथियों, एक तो है प्रकरण विषय वस्तु का निर्धारण करना, दूसरा है व्याख्या की योजना बनाना। अब व्याख्या की योजना में पूर्व ज्ञान का निर्धारण, उद्देश्यों का निर्धारण, विषय वस्तु की रूपरेखा, उदाहरणों के लिए स्थान। फिर तीसरा चरण है प्रस्तुतिकरण, चौथा चरण है सारांश और फिर है मूल्यांकन। तो साथियों व्याख्या विधि में ये 5 चरणों से उसे गुजरना पड़ता है। सबसे पहले क्या होता है, विषय वस्तु का निर्धारण करता है, फिर व्याख्या की योजना बनाता है, फिर उसको प्रस्तुत करता है, प्रस्तुतिकरण हो गया, फिर उसका सारांश बताता है और फिर उसका मूल्यांकन करता है। तो ये व्याख्या विधि के 5 चरण होते हैं। व्याख्या विधि के भेद, अब व्याख्या विधि के भेद यहाँ पर साथियों, व्याख्यान प्रमुखतः 6 प्रकार का माना गया है, ये इन्होंने दिया भी हुआ है। पदच्छेद, पदार्थ उक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेप, अयोत, समाधानम, व्याख्यानम, षट विद्या, स्मृतम। तो इस प्रकार से इन्होंने व्याख्या विधि के 6 भेद माने, 6 प्रकार। व्याख्यान प्रमुखतः 6 प्रकार का माना है। तो व्याख्यान प्रमुखतः 6 प्रकार का माना है, पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेप और समाधान। इस तरह से इन्होंने जो है व्याख्यान को 6 भागों में 6 प्रकार से बताया है। पदच्छेद, ठीक है, पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेप और समाधान। फिर इसके बाद में साथियों नोट लगा के बताया, डॉक्टर ब्राउन महोदय के अनुसार व्याख्यान 5 भेद बताए गए हैं। शास्त्रीय व्याख्यान, अनुक्रमिक व्याख्यान, समस्या केंद्रित व्याख्यान, तुलनात्मक व्याख्यान, शोध व्याख्यान। ये नहीं पूछा जाता कुछ भी, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्याख्यान विधि या व्याख्या विधि के गुण थोड़े से ये ध्यान रख लेना भाई। तो गुण क्या क्या हो सकते हैं, ये विधि शिक्षक के लिए सुविधाजनक होती है, बिल्कुल 100%। इस विधि से पाठ्यक्रम सरलता और समय पर पूर्ण हो जाता है, सही बात है। इस विधि से अधिक छात्रों को एक साथ अध्ययन करवाया जा सकता है। चौथी बात, इस विधि से समय, श्रम, धन की बचत होती है। तथ्यात्मक ज्ञान, ऐतिहासिक विवेचना हेतु, जीवनी, आत्मकथा हेतु सर्वोत्तम विधि है। तार्किक क्रम सरलता से यहाँ स्थापित हो जाता है। लेकिन कुछ दोष भी हैं इस विधि में, तो दोष और कमियां क्या क्या है देखेगा। इस विधि का प्रयोग केवल उच्च कक्षाओं में किया जा सकता है। यह विधि कमजोर छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। इस विधि से कक्षा वातावरण में सजीवता नहीं आती है। ये एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। ये केवल स्मृति केंद्रित विधि है। छठे नंबर पर करके सीखने के सिद्धांत की ये विधि अवहेलना करती है। ये प्रभुत्ववादी विधि है। प्रभुत्ववादी का विधि का मतलब है शिक्षक केंद्रित बात। प्रभुत्ववादी विधि मतलब शिक्षक केंद्रित। आगे है स्व अध्याय की प्रवृत्ति को ये विधि बहुत कम कर देती है मित्रों। तो मित्रों ये था आज का सेशन। और अब अगले सेशन में बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे अनौपचारिक या सैनिक विधि से। ठीक है साथियों, मुझे आशा है कि शायद आपको अच्छा लग रहा होगा और आप पढ़ रहे होंगे। साथियों नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए और मजे से आनंद के साथ साथियों नोट्स को रिवाइज करते रहिए। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। ठीक है, थैंक यू, सभी को धन्यवाद।